एक समय में आयरिश ईसा मसीह के 40 ईसाइयों को सुधार के लिए अमेरिका भेजते थे। 1600 के दशक की यह डरावनी प्रथा डॉन जॉर्डन और माइक वॉल्श की पुस्तक व्हाइट कार्गो द फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन्स व्हाइट स्लेव्स इन अमेरिका में दर्ज की गई है। मानो वे अपराधी हों, उन्हें कठोरतम सजा दी गई। दासों को उनके पैरों में आग लगाकर दंडित किया जाता था। जीवन आनंद और सिर चकरा देने वाली चीजों से भरा है जिनकी अन्य ईसाइयों को कोई परवाह नहीं है। शॉन ओकैलियन द्वारा टू हेल ऑनर बारबाडोस द एथनिक क्लींजिंग ऑफ आयरलैंड, क्रॉमवेल किंग जेम्स छठा और चार्ल्स प्रथम ने आयरिश दास व्यापार शुरू किया। अकेले 1641 और 1552 के बीच जेम्स छठा ने 30,000 आयरिश बंदियों को गुलाम के रूप में अमेरिका को बेच दिया। परिणाम स्वरूप एक दशक के भीतर आयरलैंड की जनसंख्या लगभग 15 लाख से गिरकर 60,000 हो गई। ये तथ्य रिचर्ड हेस के एक लेख द आयरिश स्लेव्स, स्लेवरी, इंडेंट्योर एंड कॉन्ट्रैक्ट, लेबर अमंग आयरिश इमिग्रेंट्स पुस्तक में विस्तृत हैं। ब्रिटिश व्यवसाय उन्हें नीलाम करना था। 1650 के दशक में 10 से 14 वर्ष की उम्र के बीच के 1 लाख आयरिश बच्चों को उनके माता पिता से छीन लिया गया और वेस्ट इंडीज, वर्जीनिया और न्यू इंग्लैंड में गुलामों के रूप में बेच दिया गया। इस दशक के दौरान कुल 55,000 आयरिश, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे, बारबाडोस और वर्जीनिया को बेचे गए। बारबाडोस, अफ्रीकन एंड आयरिश इन द अटलांटिक वर्ल्ड 1636-1836 पुस्तक में नैन्सी इजनबर्ग ने इन मुद्दों का उल्लेख किया है। 1656 में क्रॉमवेल ने आदेश दिया कि 2000 आयरिश बच्चों को जमैका ले जाया जाए और गुलामों के रूप में अंग्रेजी निवासियों को बेच दिया जाए। इतिहासकार जेम्स फ्रांसिस ने अपने लेख द ट्रांसअटलांटिक स्लेव ट्रेड में इन तथ्यों का वर्णन किया है। अफ्रीकी दास व्यापार लगभग इसी समय शुरू हुआ। यह अच्छी तरह से प्रलेखित है कि अफ्रीकी दास अपेक्षाकृत अधिक मूल्यवान थे। उनके साथ अक्सर उनके आयरिश दास समकक्षों की तुलना में बहुत बेहतर व्यवहार किया जाता था। 1600 के दशक के अंत में एक अफ्रीकी गुलाम 50 स्टर्लिंग में बेचा जाता था और एक आयरिश गुलाम की कीमत 5 स्टर्लिंग से अधिक नहीं होती थी। मैनी मिडल पैसेज, फोर्स्ड माइग्रेशन एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड पुस्तक में मार्क एस. मैथ्यूसन यह भेद बताते हैं। भले ही किसी आयरिश महिला को किसी तरह आजादी मिल जाए, उसके बच्चे अपने मालिक के गुलाम बने रहेंगे। आयरिश माताओं ने अपने बच्चों को त्याग कर स्वतंत्रता के बजाय गुलामी को प्राथमिकता दी। समय के साथ अंग्रेजों ने अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए इन महिलाओं का उपयोग करने का एक बेहतर तरीका सोचा। दासों की एक अलग नस्ल बनाने के लिए आयरिश महिलाओं और लड़कियों कई 12 वर्ष की आयु तक को अफ्रीकी पुरुषों के साथ प्रजनन करना शुरू कर दिया। इस नई संकर नस्ल के दास आयरिश मवेशियों की तुलना में थोड़े अधिक मूल्य पर बेचे गए। हिलेरी बेकलेस ने व्हाइट स्लेवरी इन द कैरेबियन, ए डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री पुस्तक में इन तथ्यों को संकलित किया है। 1681 में बिक्री के लिए दासों के उत्पादन पर रोक लगाने वाला कानून पारित किया गया था। 1998 के आयरिश विद्रोह के बाद हजारों आयरिश दास अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों को बेच दिए गए। अफ्रीकी और आयरिश दोनों कैदियों को भयानक यातनाएं दी गईं। एक बार एक ब्रिटिश जहाज ने 1302 दासों को अटलांटिक महासागर में फेंक दिया ताकि चालक दल के पास भोजन की कमी न हो जाए। आयरिश स्लेव्स फ्रॉम हेल टू ऑनर पुस्तक में जॉन मार्टिन ने इन घटनाओं का वर्णन किया है। 1839 में ब्रिटेन ने आखिरकार राक्षसी प्रथा को खत्म करने का फैसला किया और धीरे धीरे नए गुलामी कानून बनाकर आयरिश दुख के इस अध्याय को खत्म कर दिया। विलियम हेग ने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ स्लेवरी इन द ब्रिटिश एम्पायर में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। यदि कोई मानता है कि गुलामी केवल एक अफ्रीकी अनुभव था, तो यह पूरी तरह से गलत धारणा है। आयरिश गुलामी याद रखने योग्य चीज है, आयरिश स्मृति से कभी नहीं मिटने वाली। हमने इन तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न स्रोतों और इतिहासकारों का उपयोग किया है ताकि इस इतिहास की पूरी तस्वीर मिल सके। उम्मीद है
यह वीडियो आपके ज्ञान भंडार को समृद्ध करेगा और एक अंधेरे अतीत पर कुछ प्रकाश डालने में मदद करेगा।